अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, खबरें तो सियासी महाज पर बड़ी गर्म हैं क्योंकि कल एक बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और रिसेप्शन है जी, इस्तकबाल करेंगे अपने कायद का मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जिनको ऑलरेडी एक हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा और इस तरह से उन्हें एक इजाज़त है कि वो जलसा गा भी जाएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद और उसके बाद फिर जलसे से खिताब भी करेंगे। मंडे को जाके वो फिर अदालत में सरेंडर भी करेंगे, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनको गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। बाकी इस आमद के बाद PMLN में कितनी जान पड़ेगी, क्या सूरत हाल होगी, कल का पावर शो इतना इम्पैक्टफुल होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे इस हवाले से भी कि आगे चेयरमैन PTI के लिए क्या मुश्किलात नज़र आ रही हैं, क्या इमरान खान साहब के लिए भी कोई रिलीफ नज़र आएगा या फिर हमें नज़र आएगा कि बिल्कुल उनको एक तरफ रख के ही इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर जो इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, अभी जो ताज़ा इस सिलसिले में इंटरव्यू सामने आया वो शेख रशीद अहमद साहब का है। ये भी 40 दिन से लापता थे और आज वो अचानक से मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने क्या कहा है, कितना इम्पोर्टेंट है उनका कहना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बेशतर इसके कि हम ये तमाम जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं इनके ऊपर बात करें, थोड़ी सी बात कर लें एक और मैच की, जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप का एक अहम मैच था। अब से थोड़ी देर पहले खत्म है, ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बड़ा टारगेट स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने और 62 रन से पाकिस्तान को हराया है। इब्तिदा में पाकिस्तान की जो अच्छी बैटिंग थी वो जारी थी, जिससे कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद हम ये बड़ा टोटल चेज़ करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ वफा ना हो सकी ऐसी और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की यके बाद दीगरे विकेट्स गिरी और पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकल गया। तो पाकिस्तान की एक और ये बदतरीन हार जो है, ये क्या हमें दिखा रही है आगे वर्ल्ड कप में क्या हमारे चांसेस हैं और कहाँ पर हमारी टीम आखिर लैग कर रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी सी एक इस पर कमेंट ले लूँ मैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले चौधरी साहब से आज बात करते हैं। चौधरी साहब, देखिए मैंने आपको क्रिकेट एक्सपर्ट समझ लिया है पहले मैं आज से हाजिर। चौधरी साहब, ये क्या आपको लग रहा है पाकिस्तानी टीम कहाँ लैग कर रही है? पहले इंडिया से हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बड़ी टीमों से हम हार रहे हैं। देखिए समीना, जो अपरेंट वजह नज़र आती है, पहले तो जो कैचेस विन मैचेस, अगर आप फील्डिंग अपनी ठीक नहीं करेंगे। देखिए नीदरलैंड्स ने जो है वो कितना शानदार अपना लास्ट मैच खेला है और उन्होंने डिफीट किया, एक अपसेट किया। उसमें मेजर आपको रोल नज़र आ रहा है फील्डिंग का। एक तो फील्डिंग का जो है वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जब देखिए बॉलर मेहनत करें, अगर आप वार्नर जैसे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। अगर आप उनको एक चांस देते हैं तो उनका मतलब ये है कि आपने उनको सेंचुरी बनाने का चांस दिया। डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी या बाकियों की जिस तरह आप देखिए, हमें एक तो फील्डिंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, देखिए यंग लड़के हैं वो अंडर प्रेशर नज़र आते हैं। ये जो गेम है क्रिकेट का, ये मेंटली जो है अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप जीतेंगे। देखिए जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, चाहे विव रिचर्ड हैं, इमरान खान हैं, डेनिस लिली हैं, इन बोथम थे, या वकार वसीम, और अभी कोहली आप देखें, शर्मा हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन, और आप वो देखिए मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जितना एक बड़ा स्कोर होता है आजकल की, जिस तरह की पिचेस इंडिया में बन रही हैं, उसमें 350 रन होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उसको चेज़ कैसे करते हैं? तो हमारा ये जो हम चेज़ करने में हमेशा ही वैसे कोई इतने अच्छे नहीं साबित हुए। हमारा हमेशा से स्ट्रेंथ, पहले पाकिस्तान का जब हम वसीम वकार होते थे और तब हम देखते थे कि हम एक बड़ा स्कोर पुट अप करते थे और बीच में फिर हमारे बॉलर जो हैं वो बंदे आउट करके, तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू विन द मैच। उस टाइम पे तो हम थोड़े स्कोर को भी डिफेंड कर लेते थे सर, बिकॉज हमारी बॉलिंग थी बहुत ही आला थी। तो अभी जो है आई थिंक इन लड़कों को, मैं तो हारने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि वो एक इंडिया में है, लड़कों को सपोर्ट करनी चाहिए हमें और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वहाँ आने वाले मैच में अच्छा प्ले करेंगे। इमरान साहब, हम देखते हैं कि जो कैप्टन हैं वो हमेशा बड़ा फ्रंट से लीड करते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस जब देते हैं तो बाकी भी जो टीम के खिलाड़ी होते हैं वो भी अपना 100% देते नज़र आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे टीम में ये एक प्रॉब्लम नज़र आता है कि जब भी बाबर आजम परफॉर्म ना कर सकें
तो पूरी टीम का ही ऐसा लगता है कि मोराल डाउन हो जाता है और उसके बाद फिर बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। आपको लगता है कि कैप्टनसी का एक एक्स्ट्रा प्रेशर है बाबर आजम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, बात यह है कि हर खिलाड़ी पे, वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, गुड पैचेस बैड पैचेस आते हैं। मैं नहीं समझता ये वही बाबर आजम है जिन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी की और हमें कामयाब करवाया, फतह दिलवाई है टीम को। तो अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता तो पहले भी होता, वो पहली दफ़ा तो आज कप्तानी नहीं कर रहे थे। ये जो है बैड पैच उनका चल रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह चोई साहब ने कहा, असल मसला हमारा ये है कि जब आप 3-3, 4-4 कैच छोड़ेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, तो फिर आप ये देखें कि 62 रन से आप हारे हैं। फिर एक ऐसी विकेट पे जो जहां बॉल भी बिल्कुल सीधी आ रही थी, कोई मुश्किल विकेट नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट्स लिए हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ समीना कि अगर हमने जो है टॉस जीत कर तो पहले खुद बैटिंग की होती तो शायद हमारे लिए मामला कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल थी ग्राउंड में, उसमें यकीनन कप्तान ने इसको सोच के देख के फिर फैसला किया होगा। और हमको ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमसे तो बहरहाल वो बहुत बेहतर क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन जब आपके कैचेस भी छूटे और उसके बाद बॉलिंग भी बहुत अच्छी ना हो और स्कोर भी इतना ज़्यादा हो, तो जो यंग बैट्समैन है उन पे प्रेशर ज़रूर होता है और वो प्रेशर आपको नज़र भी आया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे लड़के आज LBW हुए हैं, जिस तरह से, तो वो भी एक समझने वाली बात है कि क्यों वो बिल्कुल इस तरह से अंडर प्रेशर हो के तो उन्होंने अपनी विकेटें ऊपर नीचे गंवाई हैं। लेकिन आपको लगता है चौधरी साहब कि कुछ चेंजेस भी करने की ज़रूरत है? कुछ प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको रेस्ट देना चाहिए और कुछ और प्लेयर्स को मौका देना चाहिए? देखिए, हमेशा जो मौका दिया जाता है वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ दिया जाता है किसी भी प्लेयर को। अब पाकिस्तान के जो आने वाले मैच हैं वो तो सारे बड़े टफ मैचेस हैं। इंग्लैंड के साथ आपका मैच है या दूसरे मैचेस हैं, तो उसमें जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली आज आप शादाब की जगह उसामा मीर को मौका दिया गया था, लेकिन उसामा मीर जो है वो अपनी एंट्री नहीं कर सके। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसामा मीर को आप अपने अगले मैच में रिप्लेस कर दें। गिव हिम चांस, क्योंकि शादाब को बहुत चांस मिला, 3 साल वो खेलते रहे हैं और उसमें उन्होंने बहुत जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि T20 फॉर्मेट का जो है ना, हमारा जो सारा फोकस हो गया है T20 के ऊपर कि T20 में कैसे हम आगे करें। तो जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं उसका जो कैपेसिटी है प्लेयर्स में वो लाके कर रही है। तो आप अगर किसी भी प्लेयर को खिलाना है तो आप ये देखें जो कि वनडे में 50 ओवर खेल सकता हो, अगर वो खेल सकते हैं तो बिल्कुल आप रिप्लेस करें। और लेकिन नॉर्मली जो है टीमों में जब आप एक टीम बनाते हैं वर्ल्ड कप की, तो उसमें रिप्लेसमेंट्स की बहुत कम गुंजाइश होती है, इंटरनल्स के बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब टीम बनाते हैं शुरू में तो फिर उसकी पेपर के ऊपर सारा देख के उसके रिकॉर्ड्स, उसका परफॉर्मेंसेस, वो सारी गेज करके बनाई जाती है टीम। तो इस टीम को जो है आखिरी, अगर आप एक मैच हारे हैं, 2 मैच हारे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप सारी तेज़ी से चेंजिंग्स करेंगे सारी, तो फिर अगले मैच में तो नए लड़कों के साथ परफॉर्म करना शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जी, फिर भी हम तो अपने प्लेयर्स को कहेंगे कि गुड लक ही हम कह सकते हैं, दुआ गवाएंगे जी पाकिस्तान कम बैक करे और आगे के मैचेस जो हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात हो जाए जी सियासी मैचेस की। एक बाहर से खिलाड़ी तशरीफ़ ला रहे हैं कल और इन खिलाड़ी के लिए काफ़ी हमें इस्तकबाल भी नज़र आ रहा है। कोशिशें जारी हैं कि एक बड़ा जलसा हो, PMLN की तरफ से भरपूर वसाइल जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक बड़ा पावर शो करने के लिए। इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं? वहाँ पर ख़ुद भी PMLN की क़यादत पहुँची है, मरीम नवाज़ भी पहुँची हैं, शहबाज शरीफ भी, जिन्होंने वहाँ पर जलसे के इंतजामात का भी जायज़ा लिया है। तो क्या वहाँ पर माहौल है? वहाँ से कुछ अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद। ज़रा उनकी अपडेट्स देखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पंडाल जो है वो सज चुका है और कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा अज़मा बुखारी। अब से कुछ देर कबल इन्होंने जो है वो जलसागाह का दौरा भी किया है। मैडम, सबसे पहले तो हमें तैयारियों के बारे में बताएं कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत तकरीबन जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो हमने करने की कोशिश की है। बहुत बड़ी तादाद में जब लोग आए तो इंतजामात कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाते हैं,
लेकिन हमारी कोशिश है कि कल जो है वो जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उनको तमाम सहूलतें जो है मुयसर की जाए। तमाम काफिले इस वक्त रस्ते में हैं, सो इंशाअल्लाह ताला कल हमारा जो है वो मेन डे है, जैसे मियाँ साहब ने 4 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर कदम रखना है। तो ये बताइएगा कि सबकी नज़रें जो है वो लोगों पर हैं, कारकुनों पर हैं कि कितने कारकुन जो हैं वो आएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कितने कारकुन जो हैं वो कल यहाँ पर पहुँचेंगे? इतने कारकुन होंगे कि ना आप गिन पाएंगे ना मैं फिगर दे सकती हूँ। ये बेहतर होगा कि कल आपके कैमरे इसका जवाब देंगे कितने कारकुन थे। नवाज शरीफ आपके कायद वापस आएंगे तो जिस तरह उन्होंने नारा लगाया है कि वो खुशहाली साथ लेकर आएंगे, तो क्या कोई मास्टर प्लान उनके ज़हन में है? लोग कहते थे 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, नहीं कर सकती कोई पार्टी। उन्होंने 3 साल की कम मुद्दत के अंदर जो है लोड शेडिंग मुल्क से ख़त्म कर दी थी। उनके दौरे हुकूमत में गुर्बत जो है वो ना होने के बराबर थी, महंगाई 3.4% के करीब थी। सो ये उन्होंने पहले करके दिखाया है और यही लीडर आपको कल देखने को मिलेगा। और इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि कल की तकरीर जो उनकी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का नया डायनामिक्स बनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, अज़मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कल वतन वापस पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान पर वो एक तारीखी जलसे से जो है वो खिताब भी करेंगे और मुल्क के लिए खुशहाली का जो प्लान है वो भी आवाम के साथ शेयर करेंगे। जी, तो सरफराज को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि किस तरह से PMLN बड़ी एक्साइटेड भी है और पुरुम्मीद भी है कि PMLN जो इस वक्त हमें बज़ाहिर नज़र आता है मुख्तलिफ सर्वेस के थ्रू कि शायद ग्राउंड पर अब उतनी मकबूल नहीं जमात है, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हो रहा है या वो कम अज़ कम ख्वाहिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनके कायद की वापसी से कुछ सूरत हाल में बेहतरी आएगी। तो क्या वाकई ऐसा होगा? इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, कल का जलसा एक बड़ा पावर शो हो सकेगा? सुमीना, देखें, आपने सुना होगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तो ये पाकिस्तानी सियासत में नहीं, पूरी दुनिया में होता है कि सियासी जो रहनुमा होते हैं उनके बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। बहरहाल एक बात आप जहन में रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है जिसको आप पाकिस्तानी सियासत से बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर सकते। और उनके लीडर जो हैं 4 साल के बाद मुल्क में वापस आ रहे हैं। अब वो जब आएंगे तो ये शो जो है, देखिए, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कामयाब शो होगा। उसकी वजह यह है कि वो एक टेम्पो बनाने में कामयाब हो गए। और आज इस वक्त जो लोग वहाँ पे हैं, जिस तरह से हम स्क्रीन पे शॉट्स भी चला रहे हैं, तो आज इस वक्त भी वहाँ पे अच्छे खासे लोग इकट्ठे हुए हैं। और कल जब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आएंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका ये शो कामयाब होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी मेक और ब्रेक वाला शो है। उन्होंने भी अपनी एक पावर शो करना है। लेकिन इस जलसे के इंतजामात में भी इन्होंने वो खाने की टेबल्स भी लगाई हैं और इस तरह से ये तो ऐसे शो नहीं हो रहा है कि जैसे कोई आपको इनसिक्योरिटी होती है कि अगर कम लोग भी आए तो चलो कम से कम एक दूर तक फैला हुआ जलसा नजर आए कि जी जैसे बड़े लोग हैं। इसकी क्या ज़रूरत है खाने वाने के टेबल्स लगा के ज़्यादा स्पेस लेने की? बात यह है कि अगर किसी गरीब को खाना मिल जाए समीना, तो आपको इस पे मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कर रही हूँ कि आपको इसके पीछे सियासी वजह क्या नजर आती है? सियासी वजह तो जब वो मुस्लिम लीग इनसिक्योरिटी है कि डर है कि लोग कम भी हो सकते हैं? नहीं है। कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल के जलसे को लेके मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो इस बात पे बहुत पूरे एतमाद हैं। और वहाँ पे जो मैं तो ख़ुद चक्कर भी लगा के आया हूँ मीनार पाकिस्तान पे भी, और सारी सूरत हाल देख के आया हूँ। तो हमारी जिन लोगों से मुलाकात हुई है उसमें आप देखें, और ख़ास तौर पे आज जिस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज आए हैं, तो वहाँ पे कारकुनों का बड़ा अच्छा खासा एक जो था जोशो खरोश था। तो मामलात ये हैं कि कल वाला शो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कामयाब शो करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे नज़दीक कल का शो कामयाब होना या ना होना एक अहम सवाल नहीं है। मेरे नज़दीक अहम, इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि कल वाला शो तो मान लिया कामयाब हो गया, उसके बाद ये सिर्फ एक दिन का कामयाब शो होगा या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस टेम्पो को लेके आगे कैसे बढ़ेंगे? उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया ऐसा कल पेश असल चैलेंज कल के बाद से शुरू हाँ जी, असल चैलेंज उनका कल के बाद शुरू होगा। चौधरी साहब, आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये एक इस ऑप्टिक्स के लिए तो बहरहाल एक अच्छा एक फिगर इकट्ठा हो जाएगा क्राउड का कि भाई ठीक है, आपने चाहे वो किसी भी तरह आए हों, लाए गए हों, खाने के लिए आए या मोटरसाइकिल होंडा लेने आए या जो भी करें, तो वो क्या जिस भी वजह से आए, लेकिन बहरहाल कैमरे की आंख तो ये दिखा रही है कि अगर अच्छा क्राउड आ गया है तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जी ठीक है जी रिवाइवल हो गया PMLN का।
देखिए जिस कदर पैसा जो है वो फ्लोट किया जा रहा है, जिस तरह से जो है लोगों को हर तरह के लालच दिए जा रहे हैं जलसे पे आने के, तो उस लिहाज से एक शो पुट अप करने में नून लीग कामयाब तो हो जाएगी। लेकिन आपने देखा है, आप भी लाहौर में हैं, मैं भी आज लाहौर में हूँ, मुझे फरवर नज़र नहीं आया, यानी वो एक जोश व खरोश अवाम में नज़र नहीं आया कि जो मियाँ साहब अगर 4 साल के बाद आ रहे हैं और जितना बड़ा उनका दावा है कि वो बहुत पॉपुलर भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो आप देखिए कि लोगों में वो जोश जज्बा दीदनी नहीं होता है। आप उसके कंपेयर जो पीछे जलसे मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई के हुए, उसमें उनके जो कारकुनान हैं वो ऑन देयर ओन आते हैं, उनको कोई ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं दिए जाते, वो खुद ही अरेंज करते हैं, खुद ही आते हैं। बल्कि जो आखिरी जलसा हुआ था उसमें तो काफ़ी रुकावटें थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़ा जलसा हो गया था। अब तमाम तर फैसिलिटेशन जिस तरह की नवाज लीग साहब को दी जा रही है, मियाँ साहब को दी जा रही है, उसके बाद जलसा बड़ा ना हो तो ये तो फिर एक नाकामी होगी। लेकिन मैं आज देख रहा था कि जो पोस्टर भी लगाए हैं, जो आप होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ आके फिर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फिर तो सवाल ये है कि ख़राब किसने किया है? 16 महीने में तो आपने बहुत ही बर्बादी लाए हैं। नहीं, वो तो वो कहते हैं उससे पहले पीटीआई ने खराब किया ना। नहीं, वो असल में ये 16 महीने को काउंट ही नहीं करते ना, वो तो 2017 की अच्छा, वो तो अपना भाईजान की राइट थी, फ्री राइट थी, या मैं जॉय राइट थी कि वो आए और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो उनके अपने इत्तेहादी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि चौधरी साहब ये बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ज़रा वेलकम कर लूँ। इस वक्त रज़ा रूम हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और उनसे उनकी राय जानते हैं। रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम कहती हूँ मैं आपको शो पर। और आप सबसे पहले तो मुझे आपने इनिशियल कमेंट ज़रूर दें कि आप क्या देख रहे हैं कल के जलसे को लेकर के, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या वाकई मियाँ साहब की वापसी एक बड़ा पावर शो, कल की सारी स्क्रीन्स इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर पाएंगी कि जी वाकई PMLN जो है वो पूरे आबोताब के साथ वहीं पे खड़ी अपने गढ़ में? देखिए, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इस तरह से है कि PMLN की पूरी पार्टी मशीनरी तो लगी हुई है कि इसको एक कामयाब शो बनाया जाए, और यकीनन उन्होंने बड़े सतह के ऊपर मोबिलाइजेशन की है। हर पार्टी लीडर जो है, MP MNA जो रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं वो बंदे लाएंगे। वहाँ पे कुर्सियाँ शुर्सियाँ भी लग रही हैं, आपने देखी होंगे विजुअल्स। मेरी बात भी हो रही थी आज कुछ ही देर पहले चंद लोगों से, तो वो कहते कि वो अच्छा ठीक ठाक शो करने में तो कामयाब हो जाएंगे। लोग तो बिल्कुल आ जाएंगे, और वो कोई क्योंकि अब ये भी याद रहे कि आपको पता है कि PMLN के जो वर्कर्स और उनकी जो सपोर्ट बेस है वो काफ़ी वसी थी ये पिछले 1.5-2 साल में। उसमें वो लोग नाराज़ हुए हैं महंगाई की वजह से, जो माशी अबतरी आई है। लेकिन ये कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो वो एक तरह से थोड़े मुतहरिक भी होंगे, कम से कम कुछ अरसे के लिए तो वो यकीनन होंगे, क्योंकि शायद उनको पहले जो शहबाज शरीफ साहब का जो की परफॉर्मेंस रही है उससे बड़े जिसे कहते हैं कि बहुत से लोग नाला भी थे, बहुत से लोग परेशान भी थे, तो शायद वो उनके लिए वो एक उम्मीद बन जाएगी। लेकिन अभी तो ये तो पहला स्टेप है, अभी तो आगे बड़े और चैलेंजेस और मसाइल आने हैं। एक शो कर देने से कोई PMLN इलेक्शन तो नहीं जीत जाएगी ना। इलेक्शन तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड गेम होती है, आपको भी पता है, सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी जानते हैं कि आपने सैकड़ों सीटें हैं पाकिस्तान में, और हुकूमत साजी के लिए आपको इलेक्शन में जाकर कुछ ना कुछ तो लोगों को बताना पड़ेगा। ये सिर्फ कहना तो काफी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जब इलेक्शन होंगे तब भी की बात है ना, अभी तो उससे पहले बड़े मरहले हैं ना। प्रॉब्लम ये है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब मैच फिक्स करके आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब मैच फिक्स है, उन्होंने क्या करना है, वो गए भी तो थे ना, आपको पता है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही गए थे। पहले आप उसका जरा जायजा ले लें। उस वक्त जो है गवर्नमेंट थी PTI की, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी काबीना, और उस वक्त की जो अदालतें, और ये कहा जाता है जनरल बाजवा, ये सब उनकी एक कंसेंसस था कि भाई इनको जेल से निकाल दें, इनकी तबीयत ख़राब है या जो भी है, इनको भेज दें ताकि ये ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। तो वो उस कंसेंसस के साथ गए थे। अब वो आ रहे हैं अगर, तो वो भी ज़ाहिर बात है उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको आने दे रही है,
और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। मियां नवाज शरीफ जो है पहले भी 2-3 बार इस्टेब्लिशमेंट से उनका फड्डा हो चुका है। पिछला वाला तो सीरियस था, 99 में भी सीरियस था, लेकिन फिर सुलह भी हो जाती है उनकी। तो बात यह कि दोनों साइड्स जो हैं वो प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करती हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हदफ जो है सियासी मैदान में वो कोई और है, इसलिए नवाज शरीफ को वापस आने देना और उनको अपनी सियासत कर देना जो है वो उससे उनको कोई मसला नहीं है, वो मेरे ख्याल से उनको सूट करता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मामला है ये आगे जाकर पीएमएलएन की विक्ट्री में तब्दील होगा, क्या उनको पावर मिलेगी, क्या नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? अब ये सवालात बड़े रज़ा साहब आप साथ इम्पोर्टेंट रहिएगा। सवालात ये आपने जो पॉइंट उठाया मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ भी लेके जाती हूँ। इमरान साहब अब तो उनके खुद भी बहुत सारे लोग ये तासुर देते हैं कि जी वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट सिस्टम की सपोर्ट के साथ ही यहाँ पर आ रहे हैं, और आपके ख्याल से ये तासुर देना कि मैच फिक्स है, इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान होगा? देखिए, मैं आपसे कर्ज करूं, मुझे ऐसा महसूस होता है बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स कि कल की तकरीर में मियां नवाज शरीफ का एक बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देंगे कि कोई मैच फिक्स है या वो इस तरह से सारे मामला तय करके आए हैं या चीज़ें हैं। वो इसमें यही तासुर रखेंगे कि वो उनको तो जबर के ज़रिए से बाहर भेजा गया था, और जो उस वक्त जिस तरह से उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया, गलत तरीके से सज़ा दी गई, और उसके बाद वो इतने बीमार थे तो वो इलाज के लिए बाहर गए और फिर उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, और अब वो वापस आए हैं। हाँ जी, अब वो वापस आए हैं तो फिर उसके बाद अब वो आके नहीं, लेकिन इसमें तो फिर उन्हें तनकीद करनी पड़ेगी, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि वो तनकीद नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट। गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के कहने से कुछ नहीं होता। हम यहाँ असल तो ये देखें कि अच्छा करेंगे आपके ख्याल से? नहीं, मैं देखिए, आप एक अलग बात कर रही हैं, मैं एक अलग बात कर रहा हूँ। तनकीद जो है, आज जैसे शेख रशीद साहब का इंटरव्यू चला है, उसमें मुनीब ने बहुत अच्छे सवालात किए और शेख रशीद साहब ने बड़े अच्छे जवाबात दिए। वो बहुत सारी बातें कर गए हैं, तनकीद भी कर गए हैं, लेकिन इस अंदाज में उन्होंने सारी बातें की हैं कि जो किसी को शायद बुरी ना लगे। उसी तरह से मियां नवाज शरीफ एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो सारी बातें करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि कौन सी बात बिटवीन दी लाइंस करनी है, कौन सी बात किस तरह से करनी है, लेकिन अपनी कहानी बयान करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, ये जो एक टाइम पीरियड था कि जिसमें जब कोई जमात के साथ ये टैग होता था कि जी अब इसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है या एक आशीर्वाद हासिल है, तो उसके बाद एक हवा कहते थे कि जी उस तरफ की चल पड़ी है, और फिर लोगों का रुझान भी होता था और इलेक्टेबल्स का रुझान भी होता था, मीडिया भी ऐसा लगता था कि उनको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है कि ये इसी तरह के डायनामिक्स हैं कि जिसके साथ ये टैग है उसके साथ लोग चल पड़ेंगे, या उल्टा हो रहा है कि सपोर्ट आवाम की कम होगी इस टैग की वजह से? मेरा ख्याल में तो जी ये जो इस्टेब्लिशमेंट का साथ होना, ये जो टैग होता है, ये पॉलिटिकली आम लोग तो पसंद नहीं करते। ज़ाहिर है जमहूरियत में आम लोग ये समझते हैं और उनके पास एक ही हथियार होता है वोट का। अगर आप ये तासुर देंगे कि आपके वोट की अहमियत नहीं है या आपके वोट की हैसियत नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है निज़ाम पे अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल होता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब को बांध के हथकड़ी लगा के उनको व्हील चेयर्स पे उठा के जब बाहर भेजा गया, इतनी ज़बरदस्ती की गई उनके साथ कि वो तो रहना चाहते थे जेल में, वो तो कहते थे कि नहीं मैं नहीं जाना, मेरे ना जो मर्ज़ी कर लो, मैं ऐसे ही रहना। लेकिन उसके बाद इतना जुल्म किया कि उस वक्त की हुकूमत ने कि उनको चार्टर्ड तैयारा दे के बाहर भेजा। और मतलब इस तरह से थोड़ी करते हैं, एक शख्स रहना चाहता है, 4 साल बाद वो ऐसे आ रहे हैं, वो इतनी मुश्किल उन्होंने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी एवन फील्ड में कि मतलब देखे ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, ना पीने की जगह, सिर्फ ये है कि उस जगह के ऊपर या मियाँ साहब रहते हैं या बादशाह रहते हैं या शहजादे रहते हैं। तो ऐसी जो है ऐसी कसम कुर्सी की हालत में वापस आएंगे। देखिए बकौल मतीउल्लाह जान अगर उन्होंने कल तनकीद की तो उसके बाद चवी भी आनी है, ये भी याद रखिएगा, बेल कैंसिल भी हो सकती है। लिहाजा मियाँ साहब, वैसे ये जो बेल मिली है रूमी साहब की तरफ जाने से पहले, एक छोटा सा मैं आपका एक वो भी लीगल कमेंट भी ले लूँ। सारे ज़्यादातर जो मैंने ओपिनियन लोगों की सुनी है वो तो इस पर मुतमईन नज़र नहीं आए। वो कहता है जी ये बिल्कुल एक अजीबो गरीब सा फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी नज़ीर कायम की गई है जो खुद अदलिया की तारीख के लिए भी स्याह धब्बा बनेगी?
चलें, अब एब्सकॉन्डर जो हैं वो आके जो है जो फांसी ज़मानतें ले लेंगे। अगर एक मियाँ साहब के लिए नज़ीर बनी है तो बहुत सारे इस्तारियों के लिए जो है वो फ़ायदा भी तो हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुजरिम जो कि कानून से भागे हुए हैं वो इस नज़ीर का जो है वो फ़ायदा लेंगे और वो सरेंडर करेंगे। वो कहेंगे कि जो है पुलिस वाले जो हैं वो हमें ना पकड़ें और हम अदालत आ रहे हैं, अदालत में आके अपनी ज़मानत भी कराएंगे। अपने तो देखें, आइनी कानूनी तौर पे तो उसकी कोई गुंजाइश पहले भी नहीं थी, लेकिन आइन और कानून वो होता है जो अदालतें डिसाइड करती हैं। अदालतों के इस फैसले से ये तासुर ज़रूर कायम हुआ है कि अदालतें उनको फैसिलिटेट करी हैं सियासत में वापस आने के लिए। वो एक कॉन्विक्ट हैं, उसके बाद वो कल जलसा करेंगे। वो देखें, वो कोई अपने केसेस के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो तो वहाँ पे जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, या छोटे भाई की लॉटरी आखिर में निकलती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उनकी ज़मानत हुई है, जिस तरह से लगी है, यानी क्या क़यामत थी कि आप सारी जो ज़मानतें हैं वो अगले दिन सुबह लगाते हैं, नोटिस हो जाके एक दिन बाद हो जाता। मतलब ऑर्डर ही होना था ना, कोई उसी दिन आप लगा रहे हैं, 10 मिनट में उसका डायरी हो रही है। हम तो क्योंकि डेली करते हैं तो हमें जो मुसीबतें मुश्किलात हैं वो पता है कि अगर आप वो बायोमेट्रिक का भी इशू जो है वो वहाँ पे इतना बहुत संजीदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ पे बायोमेट्रिक के बगैर आप फाइलिंग नहीं करते। लेकिन रिट पिटीशन, लेकिन ये सब हमने देखा और फिर हमने देखा कि बेल मिल गई। लेकिन रज़ा रूमी साहब, मैं आपसे एक दूसरे एंगल से ये क्वेश्चन पुट करूंगी कि आपके नज़दीक अगर मियाँ साहब आकर अगर उन्हें थोड़े दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ता और फिर एक ड्यू प्रोसेस के तहत उन्हें बेशक मिल भी जाती ज़मानत, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता एग्जीक्यूशन में सारी चीज़ों की, बजाय इसके कि जिस अंदाज से ये किया जाए कि हर किसी को ही मौका मिल जाए तनकीद का और फिर एक सिंपथी वोट भी मिलता मियाँ साहब को कि देखिए जी उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया, उन्हें पता था कि वो जेल चले जाएंगे, फिर भी वो वापस आए अवाम के लिए, तो एक थोड़ा हीरोइक किस्म का फिगर बनाने में उनको आसानी हो जाती। तो पॉलिटिकली ये अच्छी स्ट्रैटेजी ना होती बेहतर? देखिए, यूं तो जनूबी एशिया की तारीख के हवाले से तो आपने सही कहा, यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं जब वो जेल जाते हैं, जैसे कि अभी एक लीडर बंद हैं, तो उनकी सिंपथी में इजाफा होता है। मगर आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़ी पोलराइजेशन है। नवाज शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि 2016, 17 में और 18 में जिस तरह से उनको इक़्तिदार से निकाला गया, ताहयात नाअहल किया गया, वो एक जुडिशल एक्टिविज़म की तलवारों के साथ उनका पत्ता काटा गया और फिर इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट किया गया, वो तो ऑलरेडी ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब बात ये है कि जो तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो पहले ये समझते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सिस्टम उनके बकौल करेक्ट कर रहा है या ऑटो करेक्ट हो रहा है, अदालतों ने अगर ज़्यादती की है तो वो अपनी ज़्यादती का इज़ाला कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादती की है तो उनके नज़दीक तो ये बहुत बड़ी जीत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको, उनकी सपोर्ट बेस को और जो उनके पक्के वोटर्स हैं उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो फेंस पे बैठे होते हैं, ख़ुसूसन शहरी इलाकों में, वहाँ पे आपकी बात वैलिड है। वो लोग यही कह भी रहे हैं कि ये तो डील और पहले से समझौता करके आए हैं और वो पहले से ही जो है ये एक फिक्स्ड मैच है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त आप इसका ये पहले जो आप बात भी कर रही थी कि उसका पब्लिक इंप्रेशन क्या जाता है। देखिए, इलेक्शंस असल चीज़ है। इलेक्शन में जो देही इलाके हैं और देही कंस्टिट्यूएंसीज और उसमें जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, वो लोग ये देखते हैं भाई किसको इक़्तिदार मिलना है। उनको थाने कचहरी से काम होता है, उनको पुलिस के पर्चे ठीक कराने होते हैं, पटवारियों से फ़र्दें हासिल करनी होती हैं, उन्होंने अपने खानों की मुरम्मत करानी होती है, डेवलपमेंट स्कीम्स चाहिए होती हैं। वो वोट वहाँ पे डालते हैं और वो बरादरियों की बेसिस पे, वोटिंग ब्लॉक्स की बेसिस पे कि जहाँ पे उनके काम होंगे। अगर उनको ये लग रहा होगा कि एक पार्टी का कोई चांस ही नहीं है पावर में आने का और दूसरी पार्टी जो है उसको इक़्तिदार मिलना है, तो फिर वो शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है और मैं समझता हूँ कि हमें बुनियादी बात ये करनी चाहिए कि सियासी इंजीनियरिंग में 2018 में जो हुआ और आज अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रॉब्लम वहां पे है। प्रॉब्लम इन सियासतदानों के साथ कम है, बाकी जगह पे ज्यादा है। लेकिन रजा, आपको कोई गलतफहमी है कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है? देखिए, 2018 में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, क्या उसमें लोगों को उठा के इस तरह से गिरफ्तार करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं हुई? उस वक्त तो सब नवाज लीग, मियाँ साहब के अलावा पूरी नवाज लीग ने इलेक्शन लड़ा
और जलसे भी किए, पूरा जलसे free किए, पूरी hand था कैंपेन उनपे। की। 19-20 का फर्क बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक दूसरी बात यह है कि दही इलाके का जो वोटर है, मैं क्योंकि खुद उस इलाके से ताल्लुक़ भी रखता हूँ और मैं सियासत हम करते भी हैं, समझते भी हैं, मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि अब शहरी और दही इलाकों में फ़र्क जो है सोच का कम रह गया है। अब जो नौजवान और ख़वातीन हैं वो अपनी मर्जी का वोट डालते हैं, उसमें भी इतने आसानी से ये बात नहीं हो और इस पाएगी। वक्त जो माहौल भी है ना और मुल्क का, माहौल भी एक उसमें ऐसा भी बन एक गया। बड़ा चार्ज सा माहौल रखा है। मैं रूमी साहब इस पे आपका कमेंट भी लूंगी बिल्कुल। एक मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और आज की एक अहम खबर, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी था। मुनीफ फारूक को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये बात की कि मेरी कोशिश है कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो आम मुआफ़ी जो है वो मिल जाए, दिला दी जाए। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि 9 मई ये गलती थी और ये नहीं होना चाहिए था, इदारों को अपनी सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जी ये उनकी गुफ्तगू और कुछ उसका हिस्सा मैं आपको सुना भी देती हूँ, फिर इसके हवाले से बात करें। जी इमरान साहब, 40 दिन शेख साहब गायब रहे और वो कहते हैं वो कोई चिल्ला काट रहे थे और फिर उसके बाद वो सामने आते हैं और फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं उन्होंने की लेकिन एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो फिर सारी बातचीत करते हैं। आपके ख्याल से ओवरऑल आपको लगा कि ये भी एक उसी टाइप का इंटरव्यू था जैसे उस्मान डार साहब का था, या जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई सदाकत अली अब्बासी का हो, फिर फ़ारूक हबीब साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये उसी की एक कड़ी नज़र आई आपको? देखिए स्मिना, शेख रशीद साहब ने बड़ी ग्रेसफुली ये इंटरव्यू दिया और बड़ी अच्छी तरह सारे सवालात का जवाब भी दिया। और जो हिस्सा भी आपने चलाया हमने यहाँ इस प्रोग्राम में वो भी देखें, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हो तो वो उनसे यही कहेंगे कि आम आदमियों को छोड़ दें, लेकिन आम आदमी जो है उसको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। और आज इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी इतराफ़ किया है कि जी मेरी तो एक सीट की पार्टी है तो मैं तो इलेक्शन भी उसी कलम दुआत पे लड़ूंगा। और इसके साथ साथ ये है कि इमरान खान साहब के वाले से उन्होंने कहा है कि वो एक ज़िद्दी सियासतदान है और उनको मैं समझाता भी था, उनको कहता था कि इस तरह से ना करें। इदारों और सियासी जमातों में अगर लड़ाई हो तो जीत हमेशा इदारों की होती है। ये सारी बातें उन्होंने जो की हैं, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी इसमें से कोई भी बात हो जो शेख रशीद साहब पहले ना कर चुके हों या ना कहते हों। वो तो हमेशा कहते हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से फ़ौज का आदमी रहा हूँ, फ़ौज का तर्जुमान रहा हूँ। जहाँ तक चिल्ले की बात है, तो अगर वो 40 दिन का चिल्ला, वो इस पे बड़ा शुक्र कर रहे थे कि जी चलें अब उस पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसी पे चलती हूँ रूमी साहब की तरफ जो आपने बात की है। रूमी साहब, क्या आपको लगता है कि आम माफ़ी मिल सकती है 9 मई के मुल्ज़मान को, जैसे कि शेख साहब की ख्वाहिश भी है? और फिर ये भी कि जो वो बात कर रहे थे इससे तो फिर यही नज़र आता है, तासुर मिलता है कि जो डोमिनेंस है वो बहरहाल फिर सियासतदानों की, पॉलिटिकल जमातों की तो नहीं है। जिस तरफ आप अभी बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो एक डोमिनेंस है, वो तो हमें फिर उस तरह से नज़र तो नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज की। देखिए बात यह है कि इस वक्त मामला जो है ना वो बड़ा अजीब पेचीदा हो चुका है। और वो पेचीदा इसलिए हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 महीने की जो सियासत है पाकिस्तान में, उसमें सियासी पार्टियों ने, खुसूसन वो पार्टीज़ जो पहले इक़्तिदार में थीं, पीडीएम और उसकी हलीफ जमातें, पीपल्स पार्टी भी शमूल, उन्होंने जिस तरह से अपने इख्तियारात और वो मुंतकिल किए या उन पे ख़ुद ज़रबे कारी लगाई, उससे पाकिस्तान में जमहूरियत की जो स्पेस है वो कम हुई है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये बड़ी बदकिस्मती की अफसोसनाक बात है। इसमें यकीनन एक मई 9 का वाक़या है, इसमें पीटीआई का भी रोल है कि उन्होंने जो ये एक गैम्बल किया, एक जुआ खेला, वो उल्टा पड़ गया और उसकी वजह से एक मौका मिला दोबारा से मुक़्तदरा को कि वो मैदान में आकर वापस अपनी वो स्पेस हासिल करें जो उन्होंने कई दहाइयों तक एंजॉय की थी। ये पिछले 2-3 जो हुकूमतें रही हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता लग रहा था कि मुल्क में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, शायद यहाँ पे इदारे मजबूत होंगे, सिविलियन इदारे, मगर ये सारा काम रिवर्स हो चुका है। देखिए, ये मैंने मंजर कशी इसलिए कर रहा हूँ
कि आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस लिमिटेड स्पेस के अंदर जहाँ पर एक पॉपुलर लीडर जो है और उसके कई कारकुन और सपोर्टर्स नज़रबंद हैं मुख्तलिफ केसेस में, सही गलत इसका फैसला अदालतों ने करना है, और दूसरी तरफ एक वो लीडर जिसको पहले खुद ही निकाल कर बड़ी हीलो हुज्जत के बाद, बड़ी जिसे कहते हैं पूरी इंजीनियरिंग करके उसको मैदान से बाहर निकाल कर अब दोबारा उसको रास्ता खोल दिया गया, मतलब एक मजाक ही बन गया ना। तो ये एक इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के लिए बेशमूल पीटीआई, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो उस चैलेंज से दे विल राइज टू द ओकेजन कि उनको इस मुल्क में अगर जमहूरियत को बचाना है, पार्लियामेंट का रोल बचाना है, फ्री इलेक्शंस की राह हमवार करनी है, तो उनको हाथ जो है मिलाकर आगे बढ़ना होगा। ये एक दूसरे को से नफरत की सियासत, इंतकामी सियासत, इसका कोई फायदा नहीं होगा। खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में इंतकामी सियासत खूब की और कहते भी रहे, पूरी एक जो है अपनी पूरी सपोर्ट बेस को उन्होंने इसी काम पे लगाया कि बाकी सब बुरे हैं, चोर हैं, इनको बंद होना चाहिए, जेलों में डालना चाहिए, जेलों में एसी नहीं होने चाहिए और इन पे मुकदमे पे मुकदमा। और फिर उसके बाद जब ये पहिया घुमा है तो वही अब खान साहब की और उनकी पार्टी के साथ हो रहा है। हर लीडर उनका जेल में है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या टीवी पे आके जो है वो अपनी लॉन्ड्री जो है वो धो लेता है तो फिर वो पाक साफ हो जाता है। अब ये भी क्या मजाक बन गया है। शेख रशीद साहब ने जो भी बातें कही हैं, आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले वो कहाँ रहे हैं, इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। या सदाकत अली अब्बासी कहाँ रहे हैं, या डार साहब कहाँ रहे हैं, उस्मान वो अपने जवाब से मुतमईन भी नहीं कर सके, इस सवाल का जवाब जिससे भी पूछा गया वो नहीं कर सके ना। तो ये एक जोक बन गया है इसलिए। लेकिन इसका हल जो है वो आपकी और मेरे पास नहीं है, इसका हल खुद इन सियासी पार्टियों के पास है। तो अपनी सियासत की रविश बदलनी होगी, क्योंकि ये आपस में लड़कर मौका देते हैं अदलिया को और एस्टेब्लिशमेंट को कि वो आकर फिर आके जब आप स्पेस देते हैं तो दूसरे इदारे वो स्पेस अपनी जो आपकी जो है वो यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको किसी हद तक। फिर लेकिन चौधरी साहब, आपके नज़दीक शेख साहब का जाना और फिर शेख साहब का जो इंटरव्यू, जाना तो वैसे नहीं कहूँगी, वो कौन सा पीटीआई में थे छोड़ गए, लेकिन बहरहाल जिस तरह से वो उन्होंने आज जो इंटरव्यू दिया है इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? और जो रूमी साहब बात कर रहे हैं इसकी इब्तिदा कैसे हो सकती है और कहाँ से हो सकती है? देखिए, जो शेख रशीद साहब ने बातें की है, शेख रशीद साहब क्योंकि ग्रास रूट लेवल से एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आए हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो एक ज़हीन आदमी है और वो उनको वो एक बात का अच्छा खेले आज उनको तरीक़ाकार भी पता है। आज उन्होंने जो एक नया वहाँ पे मामला किया है कि हम माफ़ी का ऐलान करें, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो मुक़्तदर हल्के हैं अगर उस पर सोचें, आखिर ये हमारी अपनी कौम है, पाकिस्तानी लोग हैं, अगर ये कोई बह गया जज्बात में या किसी ने कोई किसी के बहकावे में आ गया या कोई ऐसी बात होगी तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। और अगर माफ़ी वाला सिलसिला शुरू होना है तो फिर होना चाहिए। देखिए, यहीं से बात शुरू होगी। इस्टेब्लिशमेंट हैं, मियां नवाज शरीफ हैं और चेयरमैन पीटीआई हैं, मेन प्लेयर हैं, बाकी जो जमातें हैं, इनको रूल्स ऑफ द गेम तो बनाने पड़ेंगे। मौलाना साहब ने भी ये बात की है। देखिए, मौलाना सियासी गुंजाइश फार्मूला, देखिए, जब तक आप ये मामलात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो कायम रहेगी और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। आखिर देखिए, शख्सियात से ऊपर मुल्क होता है, मुल्क से आगे कोई चीज़ नहीं होती। इदारों से भी ऊपर मुल्क है, शख्सियात से भी आगे मुल्क है, और इदारे और मिल्क के शख्सियात मिल के मुल्क बनाते भी हैं, चलाते भी हैं। अब पाकिस्तान की बात करने की ज़रूरत भी है, लेकिन फिर उसके लिए सबको अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटना होगा। अगर नहीं हटेंगे तो फिर पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। पहले भी हुआ, 70 में भी हुआ, सबका अपना भी हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान ही पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रूमी साहब, आप हमारे साथ सर मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहीं पे आज समेटते हैं। इंशाल्लाह नाजरीन, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।